चलिए तो बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। यहाँ पे एक डायग्राम आप देख पा रहे हैं। ये है हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम है, जो लंग्स है हमारा, वो बुकल कैविटी से लेके पूरा जो लंग्स है नेसल कैविटी से वहाँ से लेके लंग्स तक का जो पूरा डायग्राम है वहाँ। इसको एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी नेसल कैविटी एंड नेसल पैसेज, जहाँ से हमारी जो एयर है वो एयर नेसल कैविटी से होती हुई सीधे हमारी जाएगी लैरिंग्स में, लैरिंग्स से हमारे ट्रेचिया में, ट्रेचिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से आगे ब्रोंचियोल तक, और ब्रोंचियोल से एल्वियोलाई या एल्वियोलाई सेक तक, वहाँ तक हमारी एयर जो है वो धीरे धीरे जाएगी। तो एक एक पार्ट को समझ लेते हैं। जो सबसे पहले हमारी नेसल कैविटी आ जाती है। तो अब कभी भी जो हम एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, सबसे पहले वो चीज़ होना चाहिए, जो एयर होना चाहिए वो हमारी एक बॉडी टेम्परेचर पे होना चाहिए, ताकि हमारी जो इनर लाइनिंग है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वो इनर लाइनिंग या जो हम कहें कि लंग्स जो हैं, जो हमारे एल्वियोलाई हैं, वो डैमेज ना हो जाए। अगर ज़्यादा ठंडी हवा होगी या ज़्यादा गर्म हवा होगी तो दोनों ही केसेस में वो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग है और एल्वियोलाई जो हैं उनको नुकसान पहुंचाएगी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए नेचर ने ये चीज़ करी है कि जो है ऊपर हमको एक नेसल कैविटी प्रोवाइड करी है, और इस नेसल कैविटीज़ में काफ़ी सारी जो एपिथेलियल होते हैं वहाँ पे आपकी काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जहाँ पे ब्लड फ्लो होता रहता है। तो जब एयर यहाँ से पास होती है तो अगर वो ज़्यादा गर्म है तो उसकी हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और अगर वो ज़्यादा ठंडी है तो वहाँ पे हीट प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि जो एयर है उसका एक ऐसा टेम्परेचर आ जाए कि जो हमारे नेसल पैसेज के लिए, ये जो हमारे रेस्पिरेटरी पूरा ट्रैक्ट है उसके लिए सूटेबल हो। तो जब एयर हमारी नेसल कैविटी से होती हुई आगे बढ़ती है तो आगे हम लोगों को पता है कि जो विंड पाइप है, विंड पाइप का जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, और यहीं ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो ये एक ढक्कन का काम करता है। इस ग्लॉटिस की जो ओपनिंग होती है इसको बंद करने का काम करता है। तो जब भी हम फूड स्वेलो करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस जो होता है ये बंद हो जाता है, ताकि हमारे विंड पाइप में, या ये कहें कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई भी फूड पार्टिकल ना जा पाए। अगर फूड पार्टिकल जाता है तो थ्रू हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है कि स्नीजिंग या खांसने के द्वारा वो चीज़ जो है कफिंग के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। सो इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके कारण अगर कोई भी ऐसा कोई पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने की कोशिश करता है तो उसको बॉडी अपने आप ही थ्रो आउट कर देती है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट, ये चीज़ लीथल हो सकती है। वो फेवरेबल चीज़ नहीं है कि हमारे विंड पाइप में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई सी भी अनवांटेड चीज़ जाए। फिर इसके बाद में आता है हमारा लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है ये हमारा कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। 9 कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं, 3 पेयर्ड एंड 3 अनपेयर्ड, जो इसको कवर करके रखती हैं। एंड दिस इज़ द वॉइस बॉक्स, जहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स होता है। तो यहाँ से लेरिंग से होते हुए जो एयर है वो पहुँचती है हमारे ट्रेचिया में, दैट इज़ द विंड पाइप। अब ट्रेचिया जो होता है वो नीचे जाता हुआ हमारा जो थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक रीजन में अगर हम पीछे की तरफ देखें तो यही चीज़ हमारा वर्टिब्रल कॉलम भी वहाँ से शुरू हो जाएगा, हमारी नेक से जो ऊपर से हमारा स्कल है वहाँ से जो वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होगा। तो थोरेसिक रीजन में जो 5th नंबर का वर्टिब्रा है वहाँ तक जो है हमारा ये ट्रेचिया है जो वहाँ तक जाएगा, और वहाँ से फिर ये ट्रेचिया जो है वो डिवाइड हो जाएगा हमारे ब्रोंकस में। अलग अलग ब्रोंकस में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक चला जाएगा हमारा लेफ्ट हिस्से में, लेफ्ट लंग में, और दूसरा हमारा चला जाएगा राइट लंग में। अब ये जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस फिर फर्दर डिवाइड होगा ब्रोंचियोल में, और ब्रोंचियोल्स जो होंगे, अब ब्रोंकस के भी आगे जैसे जैसे डिवीजन होते जाएंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर वहाँ से ब्रोंकस के बाद में उसके बाद में आ जाएंगे हमारे ब्रोंचियोल। तो ब्रोंचियोल में भी हमारे जो इनिशियल हो जाएगा, टर्मिनल हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी। तो जो ये हमारी कार्टिलेजियस रिंग हैं जो हमारे पूरे ट्रेचिया में हमको मिली हैं, ये सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई हमारी सी शेप्ड रिंग है,
वेंट्रल रीजन में तो कवर करते हैं उसको, लेकिन जो पीछे का रीजन है, जो डोर्सल रीजन है, जहाँ पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, तो उस तरफ से जो होती हैं वहाँ पे ये पूरी जाके जो सी शेप रिंग होती हैं वो जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तो जो हमारा ट्रेचिया होता है, यहाँ पे ये जो सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई रिंग होती हैं। और ये जो वेंट्रल रीजन होता है, यहाँ तो ये पूरी कंप्लीट होती है, लेकिन जो पीछे का हिस्सा है, डोर्सल रीजन जो होता है, वहाँ पे आके ये पूरी ज्वाइंट नहीं होती। तो इसका एक रीज़न है क्यों ये चीज़ ज्वाइंट नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा फ्रंट की साइड में आ जाता है, हमारा ये आ जाता है विंड पाइप, और इसी से जुड़ा हुआ हमारा होता है ईसोफेगस। तो पीछे की तरफ अगर हम देखें तो डोर्सल रीजन की तरफ हमारा ईसोफेगस आने के कारण, और उसके आगे हमारा विंड पाइप है, तो विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाने के लिए ये सी शेप्ड की जो हमारी कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं, ये पूरी की पूरी मौजूद होती हैं। और ये ट्रेचिया से होती हुई ब्रोंकस से जो हमारा इनिशियल ब्रोंचियोल होते हैं, वहाँ तक ये सी शेप जो रिंग्स हैं, ये कार्टिलेजियस रिंग्स हैं, वो वहाँ तक हमको मिलती हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करें कि इनिशियल ब्रोंचियोल जो होते हैं, उसके बाद में टर्मिनल और जो रेस्पिरेटरी ब्रोंचियोल्स होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ हमको देखने को नहीं मिलती। उसके बाद में आ जाते हैं आपके एल्वियोलाई सेक, और उसके बाद में एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के थ्रू ही जो प्रॉपर गैशियस एक्सचेंज है, ब्लड में हमारा जो गैशियस एक्सचेंज है, वो चीज़ वहाँ पे होती है। तो अभी बात कर लेते हैं ये लंग्स के हिस्सों की। तो हम लोग पहुँच गए थे ब्रोंकस तक, ब्रोंकस, और ब्रोंकस से के बाद में हमारे आ जाएंगे ब्रोंचियोल्स, ब्रोंची, एंड उसके बाद में आ जाएंगे ब्रोंचियोल्स। सो जो हमारा लंग्स होता है, अगर आप राइट का हिस्सा देखें तो यहाँ पे आपको दो फिशर्स काइंड ऑफ चीज़ें दिख रही हैं, मतलब वो हमारे जो लंग्स हैं उनको डिवाइड करते हुए दो फिशर्स दिख रहे हैं। तो एक फिशर जो है वो चीज़ कहलाती है हमारा ऑब्लिक फिशर्स। एक हो जाता है हमारा ऑब्लिक फिशर, और एक होता है हमारा ट्रांसवर्स फिशर। अब ये ऑब्लिक फिशर और जो ट्रांसफर फिशर है, ये हमारा जो राइट लंग है उसको 3 लोब्स में, अलग अलग लोब्स में बांटता है। वहीं अगर हम बात करें लेफ्ट लंग की, तो लेफ्ट लंग में केवल एक ही फिशर पाया जाता है, दैट इज आपका ऑब्लिक फिशर। तो लेफ्ट लंग में केवल ऑब्लिक फिशर होता है, जो हमारे लेफ्ट लंग को 2 हिस्सों में बांटता है, एक अपर एंड एक नीचे का लोअर लोब। सो इस तरीके से जो लेफ्ट लंग है उसमें हमारे 2 लोब्स पाए जाते हैं। वहीं अगर हम राइट लंग की बात करें तो राइट लंग में हमारे पाए जाते हैं 3 लोब, एक सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड इंफीरियर लोब। वहीं जो हमारा लेफ्ट लंग होगा वहाँ पे सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। इसी के साथ साथ में यहाँ पे जो है ये पोजीशन जो है, यहाँ पे आप एक नॉच देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा हार्ट। ये हार्ट होने के कारण और लेफ्ट साइड में टिल्टेड होने के कारण यहाँ पे जो लेफ्ट लंग में जो होता है वो एक हमारा कार्डियल नॉच बन जाता है, एक ऐसा घुमाव सा बन जाता है, जो या ये कहें कि हमारा जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। तो ये जो नॉच है ये कहलाता है कार्डियल नॉच, और ये हमारे लेफ्ट लंग की खासियत है, ये हमको राइट लंग में देखने को नहीं मिलता। तो राइट लंग के अगर हम बात करें कि जो स्पेसिफिक चीज़ें हो गई हमारे राइट लंग के बारे में, तो राइट लंग में हमारा एक तो चीज़ मिलती है जो केवल राइट लंग में मिलती है, वो मिलता है हमारा ट्रांसवर्स फिशर। वहीं अगर हम लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग में हमको मिलता है ये कार्डिनल नॉच जो है, ये हमको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट लंग में देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है यहाँ पे अगर हम देखें तो लंग्स के ऊपर एक
तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब हमने इस लंग को काटा है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये एक मेम्ब्रेन हमको दिख रही है, एंड दिस इज डबल मेम्ब्रेन होती है। सो ये डबल मेम्ब्रेन होती है, तो ये कहलाती है हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन। सो ये है हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर जो होता है, ये एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई और एक इनर मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर जो है वो भरा हुआ होता है प्लूरल फ्लूइड। अब ये जो प्लूरल फ्लूइड है, ये काम करता है इन दोनों मेम्ब्रेन्स को एक साथ रखने का, या आप कहें कि एक दूसरे को चिपका के रखने का। ये प्लूरल फ्लूइड जो है ये काम करता है। वहीं जो प्लूरल मेम्ब्रेन जो है, ये हमारे जो अंदर हमारे जो लंग्स हैं उनको फ्रिक्शन से, किसी भी बाहर के फ्रिक्शन से बचाने का काम करती है, प्लस किसी भी शॉक से। तो अंदर से जो चीज़ है उसको सेफगार्ड करने का काम करती है। इसके बाद में नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे की तरफ हमारा आता है डायफ्राम। नीचे से ये वाला जो चीज़ हो जाती है, ये आ जाती है हमारी डायफ्राम। अब ये जो डायफ्राम का मूवमेंट होगा, इसके द्वारा हमारा जो लंग है, लंग्स की कैपेसिटी जो है या लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सेम वे जो हमारी रिब्स हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग जो रिब्स हैं उसके साथ में बीच में जो है ये इंटरकॉस्टल मसल है। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये जो रिब्स हैं, दोनों रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, और इंटरकॉस्टल मसल्स के मूवमेंट के द्वारा ये जो रिब केज है, रिब केज भी अपना वॉल्यूम को बढ़ाएगा और कम करेगा, बढ़ाएगा कम करेगा। सेम वे जो डायफ्राम है वो भी ऊपर नीचे होगा, तो उसके कारण जो हमारी ये जो पूरी थोरेसिक कैविटी है, या ये कहें कि ये जो अंदर का हमारा जो लंग्स का पूरा जो वॉल्यूम है वो जो है वो बढ़ेगा और कम होगा। तो इस तरीके से जो पूरा हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, या यहाँ पे जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है, वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो एक बार और चीज़ देख लेते हैं कि कैसे कैसे किस तरीके से हमारी जो एयर है वो पास ऑन हुई है। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा, लैरिंग्स और लैरिंग्स से ऊपर का, तो वहाँ पे नेसल कैविटी में जो हमारी एयर थी वो एयर पहले मॉइस्ट हुई, उसको ह्यूमिडिफाई किया गया। ये चीज़ और है कि हम लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जब भी हम सांस अपनी बाहर फेंकते हैं तो उसमें एक भाप सी निकलती है, मतलब उसमें मॉइस्चर होता है। ऑल्दो हम लोग जब इनहेल कर रहे हैं, अगर ड्राई एटमॉस्फेयर है तो बिल्कुल ड्राई एयर को हम इनहेल करते हैं इन समर्स, लेकिन जब भी हम अपनी सांस को बाहर की तरफ फेंकते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो ह्यूमिड होती है। तो यही चीज़ जो ह्यूमिडिफिकेशन है, ये चीज़ भी हमारे नेसल पैसेज में एयर को किया जाता है। तो सबसे पहले नेसल कैविटी में एयर जाएगी, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जाएगी, वहाँ से आएगी सीधे हमारे लैरिंग्स, जहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स पाया जाता है। लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस खुलेगा, एपिग्लॉटिस से होते हुए हमारी जो एयर है वो इधर आएगी, लैरिंग्स आएगी, लैरिंग्स जहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स है। उसके बाद में हमारा ट्रेचिया विंड पाइप से होती हुई हमारे ब्रोंकस तक पहुँचेगी। ब्रोंकस के बाद में ब्रोंचिया में, ब्रोंकियाई से डिवाइड होती हुई हमारे ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से जो है हमारा एल्वियोलाई ट्रैक्ट, एल्वियोलाई ट्रैक्ट से एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलाई डक्ट से आपके एल्वियोलाई में पहुंचेगी, एल्वियोलाई सेक्स में, और एल्वियोलाई एक एक एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई जो होंगे उनके आसपास जो है वो होगा ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा, और वहाँ पे जो है जो इस तरह का जो हमारा गैशियस एक्सचेंज है, वहाँ से जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से ब्लड में पहुंचा दी जाएगी, और ब्लड से वापस से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस से लंग्स में पहुंचा दिया जाएगा। सो इस तरीके से ये जो पूरा हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस तरीके से ये वर्क करता है, एंड दीज आर द पार्ट्स। वहीं अगर हम लोगों ने बात करी लंग्स की, तो जो राइट लंग है हमारा वो होता है हमारा, उसमें दो फिशर्स पाए जाते हैं। एक ट्रांसवर्स फिशर जो हमारे राइट लंग की ही खूबी है, मतलब ये ट्रांसवर्स फिशर जो होगा वो केवल राइट लंग में ही पाया जाएगा। वहीं जो ऑब्लिक फिशर होगा
वो हमारा लेफ्ट लंग और राइट लंग दोनों में ही पाया जाता है। इन फिशर्स के द्वारा जो राइट लंग है वो 3 अलग अलग लोब्स में डिवाइड होता है, वहीं जो लेफ्ट लंग है उसमें केवल ऑब्लिक फिशर होता है, तो इसके कारण वो केवल 2 ही लोब्स में डिवाइड होता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। वहीं जो राइट लोब है, राइट लंग है, वो हमारा सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर लोब्स में डिवाइड होता है। अगर हम लेफ्ट लंग की बात करें, जो स्पेसिफिक फीचर है हमारे लेफ्ट लंग का, तो वहाँ पे हमको ये कार्डियक फिश नॉच मिलता है, जहाँ पे हमारा हार्ट आता है और हार्ट हमारा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की तरफ। तो लंग्स में एक जो लेफ्ट लंग है उसमें एक नॉच दिखाई देता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। उसके बाद में जो कवरिंग है, जो हमारे लंग्स को कवर करती है, जो अंदर के विसरल ऑर्गन को बचा के रखती है, विसरल ऑर्गन, बिकॉज यहाँ पे जो एल्वियोलाई हैं ये पूरे के पूरे हमारे ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड हैं। तो ये जो विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है, जो लंग्स हैं उसके ऊपर एक कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो है हमारा प्लूरल फ्लूइड, और प्लूरल फ्लूइड का काम है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको फ्रिक्शन से बचाना, उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड करना। ये जो लंग्स है ये थोरेक्सिक कैविटी में पाया जाता है, और थोरेक्सिक कैविटी में ये जो हमारी रिब्स होती हैं ये इस पूरी कैविटी को सेफगार्ड करके रखती हैं। प्लस ये जो हमारी रिब्स हैं ये वेंट्रल साइड से हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उससे कनेक्टेड रहती हैं, और आगे की तरफ ये जो है स्टेनम से कनेक्टेड रहती हैं। अब ये जब रिब्स का मूवमेंट होता है, या ये चीज़ कहें कि पहले कि ये जो नीचे होता है, नीचे से जो हमारे लंग्स हैं उसकी ये थोरेसिक कैविटी है, उसको बंद करने के लिए है हमारा डायफ्राम। ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे रिब्स के साथ में इंटरकॉस्टल मसल्स एंड दिस डायफ्राम ये काम करते हैं हमारे जो थोरेसिक रीजन है, या ये जो थोरेसिक कैविटी है इसके वॉल्यूम को बढ़ाना और कम करने का, जिसके कारण हम जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है, इनहेलेशन करना और एक्सहेलेशन करना, इस प्रोसेस को पूरा कर पाते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स ओपन out above the upper lips which leads to a nasal chamber through the nasal passage, and the nasal chamber opens into nasopharynx which is a portion of pharynx। तो ये जो हमारा nasal passage है ये पीछे की तरफ जाएगा nasopharynx की तरफ। nasopharynx जो होता है वो थ्रू ग्लॉटिस द लैरिंग्स रीजन और लैरिंग्स रीजन में पहुंचता है, और यही जो ग्लॉटिस को कवर करने वाला जो एक हिस्सा होता है, कार्टिलेजियस हिस्सा होता है जिसकी हम लोगों ने बात करी, एपिग्लॉटिस, वो इसको कवर करता है। तो लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेचिया, यहाँ से फिर ट्रेचिया हमारा शुरू हो जाता है। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजियस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। वॉइस बॉक्स जिसकी हम लोगों ने बात करी थी कि ये वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स के अंदर, और वहीं से जो हमारी साउंड है वो निकल के आती है। जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो हमारी लैरिंग्स में पाई जाती हैं, एंड हेंस कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap which is called as epiglottis। तो जब भी हम स्वेलो करते हैं, कोई भी फूड आइटम को स्वेलो करते हैं, तो उस समय पे कोई भी पार्टिकल जो है वो हमारे विंड पाइप के अंदर ना चला जाए, लंग्स के अंदर ना चला जाए और उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो इस चीज़ के लिए वहाँ पे एक चीज़ कार्टिलेजियस फ्लैप होता है, जो उसको जब भी हम कोई सी चीज़ स्वेलो करते हैं तो वो उसको बंद कर देता है। अगर फिर भी गलती से कोई सी चीज़ अगर अंदर चली जाती है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन बाय कफिंग और स्नीजिंग, अगर नेसल पैसेज में कोई अनवांटेड चीज़ चली गई है तो थ्रू स्नीजिंग, और अगर वो विंड पाइप में जा रही है, लैरिंग्स की तरफ अंदर जा रही है, तो थ्रू कफिंग वो चीज़ को बाहर निकाल दिया जाता है। अब ट्रेचिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक cavity which divides at the level of 5th thoracic vertebra। जो हम लोगों ने बात करी थी कि जो ट्रेचिया है
वो ट्रेचिया नीचे की तरफ एक्सटेंड करता जाता है, और अगर हम पीछे उसको वर्टिब्रल कॉलम से देखने की कोशिश करें तो वो चीज़ मिलती है हमको कि जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होता है वहाँ तक जो ट्रेचिया है वो सीधा हमारा जाता है, और वहाँ से उसका बाइफर्केशन या कहें कि डिवीजन हो जाता है, दो हिस्सों में वो चीज़ बढ़ती है, और एक हिस्सा हमारा चला जाता है राइट लंग की तरफ और एक हिस्सा जाता है लेफ्ट लंग की तरफ। तो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रॉन्ची में वो डिवाइड हो जाता है। Each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi, जो हम लोगों ने बात करी थी कि secondary और tertiary bronchi में डिवाइड होता है। Then bronchioles ending up in the very thin terminal bronchioles, और उसके बाद में आते हैं bronchioles। तो ये जो bronchioles हैं ये भी तीन रीजन में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। The trachea primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings। तो जो हम लोगों ने हाइलिन कार्टिलेज की बात करी थी, वो जो हाइलिन कार्टिलेज है वो हमारे ट्रेचिया से शुरू होते हैं, और ट्रेचिया से शुरू होते होते वो हमारे आते हैं इनिशियल ब्रॉन्चियोल्स तक। इनिशियल ब्रॉन्चियोल्स तक ये हाइलिन कार्टिलेज जो है वो हमारे सी शेप्ड कार्टिलेज जो हैं वो मिलते हैं, जो हमारे ट्रेचिया को और ब्रॉन्ची को सपोर्ट करते हैं ताकि वो कोलेप्स ना हो पाए। इसके बाद आता है ईच टर्मिनल ब्रॉन्ची गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलरली वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। यही एल्वियोलाई जो हैं यही हैं हमारे गैशियस एक्सचेंज के अल्टीमेट सोर्स, जहाँ से जो है इनको कवर करके रखती है हमारी ब्लड कैपिलरीज, और इन्हीं एल्वियोलाई से जो है हमारी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एल्वियोलाई में आ जाएगी या लंग्स में आ जाएगी, एंड देन थ्रू एक्सपायरेशन इसी चीज़ को एक्सपेल कर दिया जाएगा। इंस्पिरेशन से जो ऑक्सीजन थी वो इन्हीं एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में अंदर एंटर कर जाएगी, और वहाँ ब्लड से एंटर करने के बाद में जो भी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो हमारे टिश्यू हैं जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसको पहुँचा दिया जाएगा। सो द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रॉन्ची, ब्रॉन्चियोल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेज द लंग्स, और इन्हीं पूरा इनकी ब्रॉन्ची, ब्रॉन्चियोल्स और एल्वियोलाई की ये जो पूरा इन सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ रखें तो वो चीज़ हमारी बन जाती है हमारा लंग्स। टू लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा मेम्ब्रेन। जो प्लूरल मेम्ब्रेन की बात करी थी हमने, जो कि जो लंग्स हैं लंग्स को ऊपर से कवर करके रखती है हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन, और इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर होता है हमारा प्लूरल फ्लूइड जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, और हमारे इसको जो अंदर एल्वियोलाई हैं और जो भी स्ट्रक्चर है हमारे लंग्स का उन सारे को, उन वेस्कुलर स्ट्रक्चर को सेफ गार्ड करता है, ताकि वो बाहर के जो जब मूवमेंट होगा, जब हमारे थोरेसिक रीजन का वॉल्यूम बढ़ाया और कम करा जाएगा थ्रू फॉर दी एक्सरसाइज ऑफ ब्रीदिंग के लिए जब ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन होगा और हमारे थोरेसिक रीजन का वॉल्यूम बढ़ेगा कम होगा, तो उस समय पे जो आप कहें कि जो मसल्स हैं हमारी और रिब केज है, नीचे से डायफ्राम है, वो इन चीज़ों से टकराएगा। तो उन चीज़ों को सेफ गार्ड करने के लिए, इन एल्वियोलाई को और इन ब्रॉन्चियोल्स को सेफ गार्ड करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, और इस प्लूरल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और इनर। तो आउटर वो टच होगी हमारी रिब केज से और इंटरकोस्टल मसल से, और वहीं जो इनर साइड होगी वो चीज़ होगी हमारे वेस्कुलर ऑर्गन से, और उसको एक कुशन और सेफ गार्ड करने की सेफ गार्ड करेगी, फ्रिक्शन से बचाएगी ताकि वो चीज़ें उसके लिए हानिकारक ना हो। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग। जो अभी हम लोगों ने बात करी कि जो आउटर लेयर होती है प्लूरल मेम्ब्रेन की, वो जो थोरेसिक लाइनिंग होगी उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी। वहीं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है इज इन कांटेक्ट विथ लंग सरफेस, जो लंग की सरफेस होती है उससे वो कांटेक्ट में होती है और उसको वो प्रोटेक्ट करती है। इसका जो फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड जो होता है, वो इन दो लाइनिंग को आपस में जोड़े रखने का, एडहेसिव फोर्सेस के द्वारा जोड़े रखने का काम करता है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रॉन्चियोल कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट।
द एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रॉन्चियोल्स। सो बाहर के जो हमारे नोस्ट्रल्स हुए वहाँ से लेके जो टर्मिनल ब्रॉन्चियोल्स हुए वहाँ तक का जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग पार्ट, whereas the alveoli and the ducts form the respiratory part। और वहीं अगर हम बात करें alveoli की और alveolar duct की, तो ये जो चीज़ हिस्सा है वो हमारा कहलाता है respiratory part। अब कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है कि यहाँ पे जो एपिथेलियल की लाइनिंग होती है वो अलग अलग एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है। यहाँ वाला जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल वाला हिस्सा या टर्मिनल ब्रॉन्चियोल्स तक का जो हिस्सा है, यहाँ पे बेसिकली हमारा जो गैशियस एक्सचेंज है वो चीज़ नहीं होती। और यहाँ पे जो होता है, जो एपिथेलियल होता है वो सीलिएटेड होता है, ताकि जो म्यूकस है, म्यूकस के साथ में कोई भी एक्सटर्नल ऐसा चीज़ है जिसको हमारे लंग्स में मौजूद नहीं होना चाहिए, तो उसको बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हमको एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं वो मिलते हैं हमारे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स। और यहाँ पे जो हमारे गैशियस एक्सचेंज है वो चीज़ नहीं होती। वहीं अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी पार्ट की, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी पार्ट पे जो है यहाँ पे हमको थिन लाइनिंग चाहिए एपिथेलियल सेल्स की। तो स्क्वेमोस एपिथेलियल यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, स्क्वेमोस एपिथेलियल की लाइनिंग देखने को मिलती है, जिससे कि जो गैशियस एक्सचेंज है वो चीज़ ईजी हो जाती है और वो चीज़ प्रॉपरली हो पाती है। तो जो गैशियस एक्सचेंज का पूरा प्रोसेस है वो चीज़ होती है हमारी रेस्पिरेटरी पार्ट में। वहीं जो कंडक्टिंग पार्ट है वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज नहीं होता और वहाँ पे मिलते हैं हमको सीलिएटेड एपिथेलियल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स। The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clears it from the foreign particle। जो अभी हम लोगों ने बात करी कि सीलिएटेड सेल्स हैं, तो वो जो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उनको बाहर की तरफ लेके जाएंगे। Whereas एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। वो चीज़ होती है एल्वियोलाई में, और वहाँ पे जो हमको मिलता है वहाँ पे सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम हमको देखने को मिलता है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। जो हम लोग पूरी बात कर रहे थे कि ये जो हिस्सा है जहाँ पे हमारे लंग्स पाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज थोरेसिक कैविटी। तो दिस थोरेसिक चैम्बर, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर फॉर्म डोर्सली बाय द वेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम। जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पे हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो चीज़ होगी, वहाँ से जो हमारी रिब्स होंगी वो आगे की तरफ निकलेंगी, एंड वेंट्रली बाय द स्टर्नम, जो आगे का हिस्सा है यहाँ से जो रिब्स आके हमारी ज्वाइंट होती हैं वो चीज़ कहलाता है हमारा स्टर्नम। लिटरली बाय द रिब्स। और साइड से अगर हम बात करें तो साइड से ये चीज़ हमको, जो ये थोरेसिक रीजन है हमारे जो लंग्स हैं उनको कवर करता हुआ है हमारी जो लेटरल साइड है वहाँ से जो आ जाती है वो आ जाती है हमारी रिब्स। एंड ऑन द लोअर साइड, जो हम लोगों ने डायग्राम में देखा था कि जो लोअर साइड है वहाँ से जो आता है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है हमारा डोम शेप, दैट इज द डायफ्राम। तो इस तरीके से ये पूरा थोरेसिक चैम्बर बनता है, जो जिसके वॉल्यूम का इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो चीज़ होती है, या ये कहें हम लोग कि जो ब्रीदिंग है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये चीज़ होती है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग पल्मोनरी कैविटी। अब जो भी थोरेसिक रीजन का इस तरीके से ये सेटअप है पूरा कि जो भी थोरेसिक रीजन का वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वो जो हमारा लंग का वॉल्यूम है उसके अंदर भी जो है वॉल्यूम में चेंज आएगा। और जैसे ही जो ये प्रेशर, अब जैसे ही वॉल्यूम में चेंज आएगा तो हमारा जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो जब भी ये थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा तो हमारे लंग्स के अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ जाएगा और हमारी जो अंदर उसके एयर है वो बाहर कर दी जाएगी। वहीं जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर से जो एयर है वो हमारे लंग्स को पूरा भर देगी। तो इस तरीके की ये जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी, और जो हमारा ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो चीज़
स्टार्ट हो जाएगी। वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते।